हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो रोजाना सुबह 8 बजे से मेरी क्लास होती है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे, फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री। इसके अलावा सैटरडे 2 बजे भी मेरी एक क्लास होती है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं और ट्यूसडे 2 बजे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में भी इनके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो कई बच्चों के डाउट थे प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं है, तो आप जाकर देखेंगे तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कॉमन साइंस। तो कॉमन साइंस में आप जाएंगे तो उसमें आपको फिजिक्स के तो सारे लेक्चर्स के मैंने नंबरिंग के हिसाब से डाल दिए हैं, जिसमें लेक्चर 1 2 3 4 5 तक आपको मिल जाएंगे। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है और ये केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर है। केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर लिया था वो मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, सिलेबस के बारे में बात करी थी। इसके अलावा सेकेंड में हमने जो बात करी थी वो आपका बेसिक केमिस्ट्री के अंदर ही कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी स्टेट्स ऑफ मैटर की, जिसमें हम फिजिकल डिवीजन भौतिक तौर पर उसको विभाजन करके देखा था। और आज के लेक्चर में इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को और ध्यान से समझेंगे, जैसे एटम्स क्या होते हैं, इसमें परमाणु क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है। ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर हमें नाम तो सुने हुए हैं लेकिन क्लैरिटी कैसे लाएं उस चीज़ पर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए अभी एक बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो एक हमारा जो है मंथ एंड सेल चल रही है, जिसमें आपको कोई भी स्टेट का जो है, अगर आप PCS कोर्स लेना चाहते हैं, PSC का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए MNMP। जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपको कोर्स जो है सिर्फ 5000 में मिलेगा। इस 5000 के कोर्सेस में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें आपको लेक्चर्स, उनके साथ साथ क्रक्स मतलब नोट्स और साथ साथ उनके MCQ और डाउट सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये जो है आपको 5000 रुपीज़ में इस कोड लगाने पर जो है ये इसका प्राइस 5000 हो जाएगा। तो कोई भी स्टेट का PSC का एग्जाम आप देना चाहते हैं, साथ साथ MP के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, और भी स्टेट में ये कोड जो है एप्लीकेबल है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो UPSC का कोर्स है वो अगर आप MN फ्लैश यूज़ करेंगे तो MN फ्लैश यूज़ करने पर आपको ये कोर्स सिर्फ 9999 में मिलेगा। तो ये मंथ एंड सेल है, 31 तक आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं इतने कम प्राइजेस में। और सारी चीज़ें क्वालिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइजेस कम है तो आपको कोई भी तरह से क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो सारे लेक्चर्स बहुत ही वेल डिफाइंड हैं, सारे सिंक्रोनाइज मैनर में हैं, सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड फॉर्म में पढ़ाए गए हैं। तो उनको आप ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करेंगे आज का सेशन। तो उससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें बात करनी थी उसको करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करी थी। जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ की बात करी थी कि पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। तो इनकी अवस्थाओं पर हमने बात करी थी कि भाई सबसे पहले पदार्थ होता क्या है, मैटर क्या होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या हो, जिसके पास कुछ सर्टेन मास हो और वो कोई ना कोई स्थान घेरता हो, मतलब किसी के पास कुछ सर्टेन मास भी हो और साथ साथ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसके पास भार या द्रव्यमान हो, साथ में वो किसी भी जगह को घेरता हो, तो उसको आप पदार्थ कहते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि क्या पदार्थ होते हैं। जैसे ये पेन है, तो पेन जो है किसी ना किसी तरीके से उसमें वेट होगा और कोई ना कोई स्थान भी घेरता होगा, या तो आपके पॉकेट में या आपके पर्स में या आपके बैग में, कहीं पर भी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ये टेबल का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे बुक रखी हुई है, ये बॉटल रखी हुई है, इन लोगों ने चश्मे लगाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो मैटर कोई भी वो चीज़ हो जाती है जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करना हो जाता है, मतलब वो कोई ना कोई स्थान घेरे और साथ साथ उसका कोई मास हो, और मास तो हर चीज़ का है। तो मोस्टली जितनी भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर है। मतलब सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है, मास होता है और साथ साथ वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये हमने बात करी थी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे लाइट जो है इसका कोई भी मास नहीं है, तो ये जो है इसके एक्सेप्शंस हो गए। इसके अलावा आपके इमोशंस, आप दुखी हो रहे हैं या आपकी इन सारी चीज़ों के आपके जो भी इमोशंस हैं, आप खुश हुए या आपको दर्द हुआ, इन सारी चीज़ों को मैटर कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ये कोई मास नहीं ऑक्यूपाइड करते, ना आपका कोई भी स्पेस कवर्ड करते हैं। अब आपको किसी चीज़ की खुशी है या दुख है तो वो कोई स्पेस थोड़ी कवर करेगा, वो तो आपका एक ब्रेन का जो है हाइपोथैलेमस के अंदर होने वाले बदलाव हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि हीट है, तो हीट के बारे में भी हमने बात करी थी कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा भी क्या है, वो मैटर नहीं है। इसके अलावा साउंड की भी बात करते हैं, हम जो बोलते हैं उसका भी कोई मास नहीं होता है, तो वो भी मैटर नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट
सारी चीजें जो हम आसपास देख रहे हैं उनको हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। इसके अलावा हमने इनको जो है फिजिकल फॉर्म में डिवाइड किया था। फिजिकल फॉर्म में हमने क्या किया, मतलब भौतिक तौर पर हमने सारे पदार्थों का वर्गीकरण किया, मैटर्स को देखा, और मैटर्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपका इस तरीके से जो है हमने बांटा था, जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई थी जिसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया था, जिनमें हमने डेंसिटी की बात करी थी, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में, घनत्व की बात की थी। इसके अलावा हमने इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की भी बात करी थी, स्पेस की भी बात करी थी, मतलब अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान की भी बात करी थी। इसके अलावा हमने इनके एक्सपेंशन की भी बात करी थी कि किस तरीके से फैलता है, डिफ्यूजन की बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। तो इन सारी चीजों पर आप जो है इनको डिवाइड कर रहे थे, तो ये भी देखा था। इसके अलावा पदार्थ की कुछ भौतिक अवस्थाओं में कुछ दो नई अवस्थाओं के बारे में भी देखा था। इसके अलावा ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते रहते हैं। कब बदलते हैं, तो जब आप इसमें ऊर्जा जोड़ दो तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, अगर ऊर्जा हटा दो तो वो वापस से उसी अवस्था में आ जाते हैं, अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हमने सॉलिड की बात करी जिसके अंदर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लिक्विड की बात करी, इसके अलावा हमने गैस की बात करी थी, और दो नई अवस्थाएं जिसमें हमने प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करी हुई थी। इसके बाद मैंने आपको पदार्थों को बताया था कि किस तरीके से पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है। तो एक वर्गीकरण जो हुआ था वो वर्गीकरण कैसा था, तो वो वर्गीकरण था भौतिक तौर पर, मतलब दैट वाज इट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, वो सारी चीजें क्या थी, तो वो थी फिजिकल डिवीजन था, फिजिकल डिवीजन ऑफ मैटर था। अब जो ये बात हो रही है यहां पर हो रही है केमिकल डिवीजन की, और केमिकल बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं। केमिकल बेसिस का मतलब ये रासायनिक तौर पर हमारा जो है वर्गीकरण है। तो इसमें देखा जाता है रासायनिक तौर पर कि भाई मैटर को क्या हम विभाजित कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्या फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकली सेपरेट में हम बात किसकी कर रहे हैं, रासायनिक तौर पर बात कर रहे हैं। तो अगर उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते तो उसको क्या कह दिया जाता है, शुद्ध प्योर सब्सटेंस है। और अगर कर दिया जाए, उसको अलग अलग कर दिया जाए, तो ये मैंने बताया था मिश्रण होता है। अब इस मिश्रण में भी दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसे ही आपके शुद्ध पदार्थ भी होते हैं जिनमें तत्व हो जाता है, एक कंपाउंड मतलब यौगिक हो जाता है। तो ये जो चीज थी मैंने उस दिन आपको जस्ट एग्जाम्पल कुछ दिए थे, आज इनको ही बहुत अच्छे से समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं। अगर आपसे कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड में डिफरेंस पूछे तो आप उसको बता पाए कि भाई एलिमेंट्स, तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो इस तरह के कुछ आंसर्स हम खोजेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके अलावा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो एक फ्लो चार्ट मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिसमें आपको प्योर सब्सटेंस यही वाला है, जिसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर देखा था। तो एक एक करके शुरू करते हैं और इन्हीं में देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कंपाउंड्स के बारे में भी, क्रिस्टल्स के बारे में भी। तो शुरू करेंगे हमारे एलिमेंट्स के बारे में। तो देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो देखिए, तत्व या एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको क्या ना किया जा सके, जिनको आप क्या ना कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर कोई भी फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है, मतलब इनका भौतिक विभाजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो ये ऐसे नहीं होता है कि मान लिया जाए आपके पास कोई भी एक स्टिक है, अब वो स्टिक जो है वो है आयरन की, लोहे की। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये बचा हुआ भाग भी तो लोहा ही बचेगा, आयरन ही बचेगा। उसको और तोड़ेंगे तो भी लोहा ही बचेगा। तो आपको उसको कितना भी आप उसको ब्रेक डाउन करते रहें तो आपको जो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो लोहे की ही मिलेगी, वो आयरन की ही मिलेगी। तो भाई एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में भरमार पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा सबसे पर्सनल सजेशन है कि आप केमिस्ट्री अभी शुरुआती फेज में है तो शुरुआत के 30 एलिमेंट्स, तत्वों के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो मैं आज लिख दे रहा हूं इनको, आप याद करेंगे। सबसे पहले कौन सा होता है, हाइड्रोजन है,
इसको H से शो करते हैं। फिर आपका हीलियम है, He से शो करते हैं। फिर हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर होता है 11वें नंबर पर आपका सोडियम, इसको Na से दर्शाते हैं। फिर है आपका मैग्नीशियम, इसको Mg से दर्शाते हैं। एल्यूमिनियम, इसको Al से दर्शाते हैं। सिलिकॉन, इसको Si से दर्शाते हैं। फॉस्फोरस, इसको P से दर्शाते हैं। फिर सल्फर है आपका, जिसको S से दर्शाते हैं। 17 पे है क्लोरीन, तो Cl से दर्शाते हैं। 18 पर है आपका आर्गन, तो आर्गन को Ar से दर्शाते हैं। तो देखिए आर्गन है, इसके बाद जो है 20 नंबर पे कैल्शियम है, स्कैंडियम है, वेंडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। तो 30 नंबर तक आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ये जितने भी हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इनको थोड़ा सा आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ऐसे करते करते ये है आपका 30। तो अगर आपको मेरी राइटिंग में ना दिख रहा हो अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें 1 to 30 आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, तो ये क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। कार्बन क्या नाइट्रोजन जैसा है? नहीं है। नाइट्रोजन क्या आपका आयरन जैसा है? तो बिल्कुल नहीं है। सब तत्व एक दूसरे से भिन्न है, और इनको जब हम विभाजित करते हैं, जब इनको फिजिकली सेपरेट करते हैं, तो हमें यही तत्व मिलते हैं। इनको कितना भी विभाजित कर लिया जाए, कितना भी तोड़ लिया जाए, तो हमको यही चीजें मिलेंगी। तो ऐसी चीजों को क्या कह दिया जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हमारे पूरे संसार में, हमारे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को सजाया जाता है। इनके कोई ना कोई मास होते हैं, कुछ एटॉमिक नंबर होते हैं। इन पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, किस तरीके से इनको दर्शाए जाते हैं। तो अभी तो हम इनको बहुत बेसिक तौर पर समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भाई एलिमेंट्स वो चीज हो गई जिनको क्या नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स वो हो गई जिनको हमने यहां पर बोला कि कैन इट बी केमिकली डीकंपोज, क्या उनको हम केमिकल फॉर्म में डीकंपोज कर सकते हैं। केमिकल फॉर्म में डीकंपोज का मतलब, जैसे कि आपके पास H2O है, तो H2O से आप H2 और O को अलग कर सकते हैं। तो ये जो है अलग हो सकता है, लेकिन क्या आपका ऑक्सीजन को तोड़कर क्या आप कार्बन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन ही है। तो जिनको हम केमिकली मतलब रासायनिक तौर पर उनको विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या बन जाते हैं? तत्व बन जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं। एलिमेंट्स में क्या है? जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन। तो यहां पर तो मैंने दुनिया भर के आपको एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और आपको 30 तक याद करने हैं। तो एटलीस्ट जो भी लेक्चर्स सीरियसली देख रहे हैं उनको 30 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए। कुछ एलिमेंट्स और भी हैं, जैसे टिन का आपको पता होना चाहिए कि क्या सिंबल होता है, जैसे सिल्वर का Ag होता है, गोल्ड का Au होता है। तो ऐसे कई चीजें जो अलग अलग हैं, उनके सिंबल्स का भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक चीजें आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वापस से इसको रिवाइज करना है और चीजें आपके हाथ में रखनी है, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बेसिक चीजें आपको आती हैं। तो यहां पर जो है आपको समझने आ रहा है कि भाई एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, कि भाई कोई भी एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन गए? तो H2O बन गए। तो H2O क्या है? एक तरह का कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड को ही क्या कह दिया जाता है? यौगिक कह दिया जाता है। तो यौगिक में अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे आपको एलिमेंट मिल जाएगा,
और एलिमेंट में अगर केमिकल रिएक्शंस होगी तो उससे आपको कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब आपका कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो वो आपका तत्व को यौगिक में बदल देती है और यौगिक को तत्व में बदल देती है। तो आपका तत्व है क्या? तो तत्व ऐसी चीज हो गई जो एक सिंगल चीज है जिसको आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते, रासायनिक तौर पर उसका विभाजन, उसको तोड़कर कुछ नया बनाया नहीं जा सकता। सल्फर है तो सल्फर ही रहेगा, डायमंड है तो डायमंड ही रहेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये केमिकल एलिमेंट्स हैं। तो केमिकल एलिमेंट्स के अंदर ये बात आ गई। तो एलिमेंट्स और तत्व से आपको इतनी बात समझ में आई। तो ये जो है 30 एलिमेंट्स का चार्ट भी है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक एटलीस्ट आपको याद हो। इसके बाद बात करते हैं कुछ और चीजों की। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर आपको देख पा रहा है कि यहां पर लिखा है हाइड्रोजन, यहां पर लिखा है ऑक्सीजन, यहां पर लिखा है मैग्नीशियम। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, तो ये हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के ही क्या होते हैं, इनके ही आपके परमाणु भी होते हैं, एटम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्या है, कार्बन का भी तो एक एटम होगा। इस एटम का जो है बात करें तो यहां पर इसका जो 6 है, ये 6 क्या है इसके अंदर, तो ये जो 6 दर्शा रहा है ये इसका एटॉमिक मास दर्शा रहा है, एटॉमिक नंबर दर्शा रहा है, सॉरी एटॉमिक नंबर का मतलब इसका परमाणु क्रमांक। ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, इसका परमाणु भार है। मतलब ये इसका एटॉमिक वेट है। तो बेसिकली ये है तो आखिरी में एलिमेंट ही, और एलिमेंट को ही हम क्या बोल सकते हैं, हम उन्हीं को एटम्स भी बोल सकते हैं। कि भाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा, कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा, ऑक्सीजन का भी ऐसे ही होगा, मैग्नीशियम का भी ऐसे ही होगा। लेकिन यही सारी चीजें क्या हो, आपस में कोई यौगिक बना लें, कोई भी तरह का एक तरीके का मिश्रण बना लें, मतलब कंबाइन हो जाए आपस में। तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H और O, तो बन गया H2O। अब H2O क्या एटम है? तो नहीं, क्योंकि एटम का मतलब, परमाणु का मतलब जब हम किसी की भी अलग अलग बात कर रहे थे, जैसे कि हम बात करें कि हमने चाय बनानी है, तो चाय बनाने में आपको पानी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, आपको और भी कुछ चीज़ें डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करें कि उसमें दूध जो हो गया, उसमें शक्कर जो हो गई, तो वो क्या है, उसके अंदर एटम है। लेकिन वो सारी चीज़ें जब कंबाइन हो गई तो वो क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। उस मॉलिक्यूल को ही क्या कह दिया जाता है, अणु कह दिया जाता है, उसको ही अणु कह दिया जाता है। तो देखा जाए तो देखिए आपको यहां पर इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, लेकिन जो डाउट होता है एग्जाम्स में, और जो यहां पर हम बेसिक चैप्टर्स में हैं, तो आपने कई बार ये देखा होगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। मतलब इसी को हिंदी में नाम अलग अलग हैं, अणु और आपका यौगिक। तो आज इस पे से डाउट क्लियर कर लेंगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड मतलब अणु और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो ये धीरे धीरे समझने आ जाएगा। लेकिन अगर वो अकेला अकेला है तो वो क्या है, अणु, परमाणु है। लेकिन वही मिल गया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल का मतलब वो बन गया आपका अणु। तो ये अणु है। इसके अलावा यहां पर आपको आयंस दिख रहे हैं। अब ये आयंस क्या होते हैं, तो आयंस को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वैलेंसीज के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आयन शब्द आया है तो मैं बस ये बता दे रहा हूं कि जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का अभी थोड़ी देर पहले मैंने नंबर बताया था, क्या होता है, 12 होता है। यहां पर भी आप देखेंगे तो मैग्नीशियम मिलेगा 12वें स्थान पर, 12वें नंबर पर आपको मैग्नीशियम लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम के अंदर 12 का मतलब क्या है, तो इसके अंदर है 12 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो होता है, जितना भी ये संख्या होती है आगे चलकर वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी एटॉमिक नंबर होता है, जो भी परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक हमेशा बताता है, मतलब एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन that is equals to number of electron। देखिए ये बात जो मैंने लिखी है इसको ध्यान से समझ लीजिए।
तो चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है उसमें हमेशा कोई भी का परमाणु क्रमांक उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को दर्शाते हैं। किसी भी चीज के अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका क्या बताता है, परमाणु क्रमांक बताता है। तो अगर यहां पर 12 लिखा हुआ है तो 12 का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी और इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी। तो इसकी वैलेंसीज लिखी जाती हैं 2, 8, 2। तो इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 किसी को दे सकता है। आगे चल के मैं समझाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो देखिए यहां पर Mg के साथ क्या लिखा है, 2+। तो ये जो है ये क्या हो गया, उसका आयन हो गया। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH लिखा है माइनस, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं। तो ये आयंस उस अवस्था में होते हैं जब ये अपने आप को क्या करने लगते हैं, जब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने लगते हैं। स्टेबल करने का मतलब क्या होता है, इस विश्व में कोई भी चीज इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से क्या नहीं है, वो अपने आप में पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। आप एग्जाम की क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप अपने जीवन से पूरी तरह से खुश नहीं है या आप कुछ भी चीज हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में जितनी चीजें हैं वो रिएक्शन या कोई भी प्रतिक्रिया तब करती हैं जब वो स्टेबल नहीं होती हैं, वो स्थिर नहीं होती हैं। तो हर व्यक्ति हर चीज इस विश्व में इसलिए काम कर रही है कि वो स्टेबल हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, अणु भी हैं, ये भी तो क्या चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए। तो कोई भी चीज, सिर्फ जो इनर्ट गैसेस हैं जिनको आप नोबल गैसेस कहते हैं, जो 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, 0th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, जिनको आपका पीरियोडिक टेबल में 18वीं रो में रखा गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका हीलियम आ जाता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। ये सारी चीजें जो है अक्रिय कहलाती हैं, वो क्रिया नहीं करती, बाकी सारी चीजें क्रिया करती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेने देने को जब दर्शाया जाता है तो उसको आयन कह दिया जाता है। इसको हम और डिटेल में थोड़े से बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी बॉन्डिंग पढ़नी है कि कितना रूल क्या होता है, नील बोर ने क्या कहा, डेल्टन ने क्या कह दिया इसमें, रदरफोर्ड ने आकर क्या क्या चीजें बताई। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे चलकर हमको क्लियर करेंगे। तो आयन पे ज्यादा जोर ना देते हुए एटम समझने आना चाहिए कि परमाणु क्या है, जो मुझे लगता है आ गया होगा, और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अणु क्या है। तो यहां से देखिए, अब यहां पर मैंने आपको बात बताई थी कि आपको डाउट होता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में, कि हम बोल देते हैं कि ये भी कंपाउंड है, मतलब जल भी एक कंपाउंड भी है, एक मॉलिक्यूल भी है। तो यहां पे अंतर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, कॉमन केमिकल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब हो जाता है यौगिक, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी अणु की। तो इन दोनों चीजों पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब कंपाउंड्स में और मॉलिक्यूल्स में। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या है ये 5 मिनट बाद आपको समझने आ जाएगा, लेकिन जब तक आप ध्यान से देखिए। देखा जाए तो ये क्या है, जल है, और जल को अभी हमने थोड़ी देर पहले किसमें बताया था, अणु में बताया था कि जल, अभी यहां पर एग्जाम्पल जो मैंने लिया यहां पर मॉलिक्यूल में लिया। अब आप बोलेंगे सर आप यहां तो कंपाउंड में लिख रहे हैं, तो हम क्या माने। तो देखिए इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो देखिए यौगिक में भी क्या बोला जा रहा है, कंपाउंड भी क्या है, जिसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और किसके साथ लिपते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो ये कंपाउंड हो गया। यहां पर एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये क्या हो गए, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया। इसके बाद अगर हम यहां बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब इसमें ये नाइट्रोजन तो एक ही है, मतलब यहां पर एक या एक से ज्यादा तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं या अणु बना रहे हैं। फिर वही दिक्कत कि सर अभी भी तो क्लियर नहीं हुआ कि अणु और यौगिक में क्या अंतर है, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूल जो होता है, अणु जो होता है, वो एक बड़ा टर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ही आ जाता है क्या, कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही आ जाता है कंपाउंड। आपको फिर लग रहा होगा कि सर नहीं आ रहा है ऐसे समझने, कि भाई यौगिक
किसके अंदर है, मॉलिक्यूल अणु के अंदर। तो कैसे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, कंपाउंड्स या यौगिक में यही हम कह सकते हैं कि भाई जब एक से ज्यादा तत्व मिलकर अगर कोई चीज बनाते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक, योग होना किसी चीज का, तो मिलजुल कर जो है चीज बन रही है उसको कंपाउंड कह दिया। तो ये बनी किससे है, एलिमेंट से ही बनी है, तत्व से ही बनी है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक और चीज देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब जब 2 हाइड्रोजन के एटम मिले या तत्व मिले तो उसने क्या बना दिया, H2 बना दिया। H2 का मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन का अणु बना दिया। और हाइड्रोजन के अणु के साथ जब एक ऑक्सीजन मिल गया तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। मतलब कंपाउंड का मतलब यौगिक बना दिया। तो फिर आपको लग रहा होगा कि सर इससे कैसे समझे कि हाइड्रोजन एक अणु है, हाइड्रोजन एक एटम या मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन को मिलाया तो कंपाउंड बन गया। तो ये चीज कैसे हो रही है, तो इसको समझने के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है हम बात करते हैं। तो देखिए यहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने बात करी कि क्या हो रहा है कि ये है आपका अणु, अणु का मतलब है मॉलिक्यूल्स, कि यहां पर 2 एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल जा रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बना दे रहे हैं। और इस अणु में मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर एक एटम ऑक्सीजन का मिला दिया गया तो ये क्या बन गया, ये जल का ही यौगिक बन गया, मतलब वाटर का ये कंपाउंड है। तो अभी भी देखो जाए तो डाउट क्लियर नहीं हो रहा है कि हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होते हैं। तो अब जो है बस एक डायग्राम देखेंगे तो हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई जो मैंने अभी एक बड़ा सर्कल बताया था कि भाई कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा, तभी तो नाम दिया गया है। तो ये देखिए इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर हमने बात करी किसी भी एलिमेंट्स की, एलिमेंट का मतलब क्या था, तो तत्व था, जिसमें हमने हाइड्रोजन की बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली, नाइट्रोजन की बात कर ली, कार्बन, ये सारी चीजें क्या हैं, एटम के अंदर आती हैं। लेकिन इन्हीं एटम से क्या बन जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये क्या चीज है, तो देखिए कंपाउंड का मतलब क्या है, तो कंपाउंड हमने जो बात करी, यौगिक क्या है, तो यौगिक जो है वो आपके जो एटम्स थे, एटम्स यहां पर कोई भी 2 एटम्स मिल गए और इनसे कंबाइन होकर जो बन गया वो यौगिक बन गया, कंपाउंड बन गया। चाहे वो H2O का कंपाउंड हो, चाहे NH3 का कंपाउंड हो, H2O भी ले सकते हैं, इसमें हम NH3 भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हो गई, यौगिक हो गई, कंपाउंड ही हो गई। ये समझने आ रहा होगा आपको, ये किससे बनी है, एटम से ही मिलकर क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। लेकिन हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होती हैं। मतलब मैंने आपको फिर वही डायग्राम बताना पड़ेगा कि भाई मॉलिक्यूल एक ब्रॉड टर्म है, मॉलिक्यूल का मतलब एक अणु, एक व्यापक संज्ञा है, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है, उसके अंतर्गत यौगिक आ जाता है, उसके अंदर कंपाउंड आ जाता है। मतलब जैसे कि आप आम खाते हैं तो मैंगो आप जो खा रहे हैं, मैंगो की बहुत सारी प्रजातियां हो गई, उन सबको आप आम कहते हैं। लेकिन उन आम के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कोई हाफूस आम होता है, कुछ दशहरी आम होते हैं। तो ये क्या हो गए, उसी के अंदर आपने कैटेगरी डिवाइड कर दी। तो सारी ही चीजें क्या है, मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल के अंतर्गत क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो ये जो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 क्या हो गया, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका एक क्या है, एक हाइड्रोजन आपका जो हाइड्रोजन का तत्व है, और तत्व जब जुड़े तो वो बन गया क्या, तो वो आपका बन गया मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। लेकिन यहां पर जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब कि आपका और भी ज्यादा चीजें इसमें मिल जा रही हो। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको मिला दिया, अब इनकी एक चेन बन गई C6H12O6। तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कभी कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए हो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए हो, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो भाई जो बड़ा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है वो क्या है, अणु है, और उसके अंदर जो है चीजें जो आती हैं वो आती हैं कंपाउंड्स की। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हो सकता है। तो ये एलिमेंट्स का मतलब तत्वों का अणु, इसके अलावा यौगिक का अणु।
तो अणु के अंतर्गत आने वाली चीज यौगिक होती है। तो होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद जो है तत्व, आपने यहां तक बात समझ ली। तो तत्व जो है कि इंडिविजुअल कैटेगरी है, इंडिविजुअल कैटेगरी है जिसको आप क्या कह रहे हैं, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये एक ऐसी चीज, तत्व वो है कि जिसको तोड़ने पे आपको वही मिलेगा। लेकिन इस तत्व से क्या बन सकता है, तो इस तत्व से आपका मॉलिक्यूल बन सकता है, अणु बन सकता है, और इससे क्या बन सकता है, तो इससे आपका यौगिक भी बन सकता है। तो हमने अणु की जो बात करी, मॉलिक्यूल की जो बात करी कि मॉलिक्यूल किसका हो सकता है, तो किसी मॉलिक्यूल जो है वो आपका किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, तत्व का भी हो सकता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल आपका किसी यौगिक का, मतलब किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। तो इस डायग्राम को जो मैंने अभी बताया है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, तो आपको क्लियर रहेगा कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूल एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर कंपाउंड एक शॉर्ट टर्म है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद देखिए, हमको कुछ मिक्सचर्स भी पढ़ने थे। तो यहां पर ये जो चार्ट बनाया है हमने, इसमें हमने मिक्सचर्स की बात करी है। मिक्सचर्स का मतलब मिश्रण। जो मिश्रण होते हैं आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक मिश्रण होता है आपका विषमांगी मिश्रण और दूसरा होता है समांगी मिश्रण। तो ये जो है आपके दो तरह के मिश्रण हो गए। तो इसमें एक मिश्रण का क्या नाम हो गया, विषमांगी मिश्रण, जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। दूसरा होता है समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ये दो तरह के मिश्रण हैं। तो दो तरह के मिश्रण कैसे हैं, जैसे कि आपने चाय पी, तो चाय में क्या होता है, सारी चीजें एक जैसी कलर की दिखती हैं, सारी चीजें उसमें घुली हुई हैं। या इससे भी सरल एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी लीजिए, पानी में शक्कर डालिए, शक्कर को थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो वो आपका पानी और शक्कर कुछ देर में नहीं दिखेगी, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। लेकिन उसी पानी में मिट्टी मिला दीजिए, कितना भी उसमें मिला, कितना भी उसको घुमाइए, कितना भी कोशिश करिए, तो आपको पानी और मिट्टी अलग दिखेगी। तो जो अलग अलग दिख रहा है दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जो साथ में मिल जाए वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समांगी मिश्रण, और जो आपका हेट्रोजीनियस है वो है विषमांगी मिश्रण। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पर हमने इसकी बात करी। तो ये जो अब बात हो रही है हमारी होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल आप रोजाना देखते हैं। जैसे आप घर में चाय पिए, कॉफी पिए, वाइन, एयर, जो भी आपकी आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो आपके वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का समूह है। आप जो भी गैस ले रहे हैं उसमें आप नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। हम वैसे तो बचपन से सुनते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम जितना भी एटमॉस्फेयर में जैसी गैसेस हैं, हमारे लंग्स में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा है, सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। इसलिए तो हमें प्रदूषित गैसेस से दूर रहने को कहा जाता है कि हम स्वच्छ वायु में रहें। तो ये जो है सारी चीजों का मिश्रण है। ये अगर ब्रास है, पीतल है, तो पीतल पूरा का पूरा पीतल है, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। स्टील की बात कर लें, नेचुरल गैस की बात कर लें, प्राकृतिक गैस की बात कर लें, विनेगर जो सिरका आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, या आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी पूरा एक ही जैसा है। तो ये कौन सा मिक्सचर है, मिक्सचर ऐसा कि जो मिलकर आपको एक ही तरह की चीज दिखाने लगे, उसको कह दिया जाता है होमोजीनियस। होमो शब्द का मतलब होता है समान। तो जहां पर समांगी चीजों का एक मिश्रण बन जाए उसको कह दिया जाता है क्या, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस। मतलब इसके अंदर चीजें अलग अलग हैं लेकिन उनको मिलाकर बना दिया गया है, तो इसलिए जो है ये पूरी की पूरी चीज समांगी मिश्रण है। जैसे कि स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, तो जब आप आयरन के साथ किसको मिला दें, कार्बन को मिला दें, तो वो बन जाता है स्टील। और जब कार्बन के अंदर आपका क्रोमियम और निकल को मिला दें तो वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टील देखने में क्या है, एक तरीके का एलॉय है जो कुछ चीजों से मिलकर बना है लेकिन हमेशा एक जैसा दिखता है। तो वो बन क्या जा रहा है, एक समांगी मिश्रण ही बन रहा है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसी भी कई चीजें होती हैं जो हेट्रोजीनियस होती हैं। हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप कुकीज खाएं, अब इन कुकीज के ऊपर जो भी ये चोकोस लगी हैं, ये क्या हो गई, दोनों अलग अलग हैं। तो साथ होते हुए भी उसमें आप अलग से चीजें कर लें। जैसे मैंने एक आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताया था कि आप पानी लीजिए और पानी में कंकड़ या मिट्टी मिला दीजिए, तो कितना भी आप उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे वो कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के मिश्रण को क्या कह देंगे आप, विषमांगी मिश्रण कह देंगे। तो चाहे वो कुकीज हो, चाहे आप पिज्जा खाते हो उस पर टॉपिंग्स होती हैं, सोडा विथ आइस हो,
अगर आप सोडा पी रहे हैं उसमें आइस है तो आइस अलग दिखेगा आपको, सैंडविच है तो सैंडविच की अलग अलग लेयर्स में आपको चीजें अलग अलग मिलेंगी, वो एक जैसी नहीं है। लेकिन जब आप कॉफी पी रहे थे तो कॉफी में हर जगह कॉफी की हर एक बूंद एक जैसी ही मिलेगी। इसके अलावा सैलेड की बात कर लें तो ये जितनी भी चीजें इसमें आप अलग अलग चीजों का मिश्रण मिला रहे हैं, तो उनको आप आसानी से अलग भी कर सकते हैं, फिजिकली और केमिकली उनको अलग किया जा सकता है। तो इस तरह के मिक्सचर को आप कह देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इतनी बात समझ ली आज की क्लास में हमने कि भाई एटम्स क्या होते हैं। एटम्स का मतलब कि आपका परमाणु क्या है, अणु क्या है, यौगिक क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, मिश्रण कैसे बनते हैं। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। तो अगर आपको 5 मार्कर में या आपको 5 लाइन में लिखने को आ जाए कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को किस तरीके से आप अलग कर सकते हैं, तो इसकी जो है एक आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आज के एमसीक्यू देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो अभी देखा हमने, तो एग्जाम्पल तो आपकी आंखों में आ गए, लेकिन आप पेपर में क्या लिखेंगे? होमोजीनियस में आ जाता है एक शब्द होमो। होमो का मतलब समान, तो समान जो चीजें हो, तो यहां पर एक बोल सकते हैं कि होमो मीन्स होता है सेम, जिसके अंदर एक ही समान चीजें हों और जिनको अलग अलग ना किया जा सके, वो हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स होता है आपका डिफरेंट, मतलब जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हों जिनको आसानी से अलग किया जा सकता हो, उसको कह दिया जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। जैसे कि आप स्कूल जाते थे तो आप यूनिफॉर्म पहनते थे, तो आपके स्कूल में सारे बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती थी। तो वैसे ही क्या है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें सारी चीजें एक जैसी हो जाएं। तो इसके अंदर क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी है, एक तरीके से इसमें समानता है, लेकिन इट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये तो अलग अलग ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी समानता नहीं है, ये विषम है। इसके अलावा इट हैज ओनली वन फेस। फेस का मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें नहीं मिलेंगी, एक ही समान चीजें मिलेंगी। तो इसका जो फेस है, ये फेस पूरा एक ही पैटर्न पे रहेगा। इसमें आप 2 या 2 से अधिक बोल सकते हैं। इसको आसानी से आप विभाजित कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। एक आध आप एग्जाम्पल डाल देंगे तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको इसके बीच में अंतर करने, डिफरेंस करने आ जाता है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हैं जो आज के, उनको देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर एटम्स एंड इट्स एटॉमिक सिंबल। इसके अलावा जो मैंने शुरू में आपको 30 एलिमेंट दिए उनको याद जरूर करेंगे, तो याद हो जाएंगे तो आपको सिंबल आसानी से पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि सल्फर को SU से बताते हैं, पोटेशियम को P से, फास्फोरस को P से या सोडियम को S से। इनमें से कौन सा योग जो है परमाणु और उसके परमाणु प्रतीक का सही युग्म है, ये आपको बताना है। तो इसको देखकर बताएंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आइदर एज एटम और मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड या सॉल्यूशन। एक तत्व या तो परमाणु के रूप में मौजूद हो सकता है, या फिर वो अणु के रूप में हो सकता है, या परमाणु के रूप में, या यौगिक के रूप में, या विलयन के रूप में हो सकता है। ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है द सिंबल फॉर सिल्वर इन द पीरियडिक टेबल। आवर्त सारणी में जो चांदी का प्रतीक है वो क्या है? AG है, AU है, AL है या LI है। तो होप इतनी चीजें आपको समझने आई होंगी। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा आप, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा ऑफर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, तो कोई भी तरह की चीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।